मेरा नाम लकी है। मेरे माता पिता तब इस दुनिया से चले गए थे जब मैं सिर्फ 10 साल का था। मेरी एक बड़ी बहन थी जिसकी उम्र उस समय 18 साल थी। जी हाँ, मैं अपनी बहन से पूरे 10 साल छोटा हूँ। दीदी के जन्म के बाद मेरी माँ ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वह दोबारा माँ बन सकती हैं, लेकिन मेरी माँ को एक बेटा भी चाहिए था। उन्होंने बहुत प्रार्थना की और न जाने कितने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया, तब जाकर भगवान ने उन्हें पूरे 10 साल बाद दोबारा माँ बनने की खुशी दी और फिर मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के बाद मेरे माता पिता बहुत खुश हुए थे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे। जब मैं 5 साल का था तो मेरे मम्मी पापा ने फैसला कर लिया कि वे मुझे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देंगे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा बिजनेसमैन बने। जबकि मेरी दीदी भी अपनी पढ़ाई कर रही थी। मेरे मम्मी पापा की दीदी से कोई विशेष अपेक्षाएं नहीं थी। वे बस इतना चाहते थे कि दीदी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनकी शादी एक अच्छे परिवार में करवा दी जाए, ताकि वे अपने फर्ज से मुक्त हो सके। उनके ज़्यादातर सपने मुझसे जुड़े थे। इसी वजह से उन्होंने मुझे अपने से अलग कर बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। मैं वहाँ हॉस्टल में रहा करता था। इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजरती रही थी। फिर जब मैं 10 साल का हुआ तो मुझे अचानक मेरे माता पिता की मौत की खबर मिली। मेरे मामा जी मुझे हॉस्टल से घर ले जाने के लिए आए थे। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि चारों तरफ रोने धोने की आवाज़ें आ रही थी। एक तरफ मेरी मम्मी का शव पड़ा था और दूसरी तरफ मेरे पापा का। उन दोनों के पास ही मेरी दीदी बैठी हुई फूट फूट रो रही थी। जैसे ही दीदी ने मुझे देखा, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और गले लगाकर रोने लगी। वह कहने लगी, देखो ना लकी, हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए। अब मैं तुम्हें कैसे संभालूंगी? मैं तो कुछ जानती भी नहीं कि किस तरह मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगी। मम्मी पापा चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर एक कामयाब बिजनेसमैन बनो, लेकिन वे इतनी जल्दी चले गए। अब हमारा क्या होगा लकी? हम दोनों भाई बहन अनाथ हो गए थे। दीदी को देखकर भी मैं बहुत रोया था। मैंने अपने मासूम हाथों से दीदी के आंसू साफ किए। मेरे मम्मी पापा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दरअसल उनकी मौत एक बाइक एक्सीडेंट में हो गई थी। मेरे पापा मम्मी को लेकर मेरे नाना नानी के घर जा रहे थे। उनका घर हमारे घर से बहुत दूर था। हाईवे पर जब पापा बाइक चला रहे थे और मम्मी पीछे बैठी थी, तभी एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। मेरे मम्मी पापा की हालत बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी तरह वह अपने बच्चों को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद घर में जितने भी रिश्तेदार आए थे, वे 2-3 दिन बाद चले गए। अब घर के अंदर सिर्फ मैं और मेरी दीदी ही रह गए थे। दीदी मम्मी पापा को याद करके बहुत रोया करती थी। वह मुझे कहती, अगर तुम भी चले जाओगे तो मैं इस बड़े घर में कैसे रहूंगी? मम्मी पापा के बिना यह घर मुझे बार बार उनकी याद दिलाएगा। मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दीदी कहने लगी, नहीं लकी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना कि तुम्हें मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, और ये तभी संभव होगा जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगे। अभी तो तुम सिर्फ तीसरी कक्षा में हो, तुम्हें अभी बहुत पढ़ना है। मैं भी अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मम्मी ने मुझसे कभी घर का कोई काम नहीं करवाया, लेकिन अब उनके जाने के बाद मुझे ही घर का सारा काम करना होगा। मुझे अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए बहुत से त्याग करने होंगे, और तुम्हें भी करने होंगे। तुम नहीं जानते लकी, हमारे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मम्मी पापा अब नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे नौकरी ही क्यों ना करनी पड़े। कुछ दिनों बाद दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती वापस हॉस्टल भेज दिया। जब मेरे मम्मी पापा जिंदा थे, तब उन्होंने मेरी दीदी का रिश्ता तय कर दिया था। मेरी दीदी का रिश्ता मेरी मम्मी की सहेली के बेटे से तय हुआ था। वह लड़का देखने में बहुत अच्छा था और मेरे मम्मी पापा को बहुत पसंद था। इस रिश्ते की शुरुआत मेरी मम्मी की फ्रेंड ने की थी। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा था, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी पापा दीदी की इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे,
क्योंकि वह अभी कम उम्र की थी और पढ़ाई कर रही थी। लेकिन मेरी मम्मी की फ्रेंड ने कहा कि अगर आपको लगता है कि शादी जल्द हो रही है तो हम इसे थोड़ा रोक सकते हैं। पहले आपकी बेटी की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर हम शादी कर देंगे। लेकिन तब तक के लिए रिश्ता तय कर देते हैं, ताकि कहीं नीति दीदी का रिश्ता कहीं और ना लग जाए। इस तरह मेरे मम्मी पापा ने दीदी का रिश्ता फिक्स कर दिया और तय हुआ कि शादी पढ़ाई पूरी करने के बाद होगी। पहले हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे। मेरी मम्मी की सहेली आरती आंटी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले ही अपने बेटे और बेटी की परवरिश की थी। उनके पति का देहांत तब हुआ था जब उनकी छोटी बेटी सिर्फ 1 साल की थी। आरती आंटी ने अपने बच्चों को नौकरी करके पाला। उनका आर्थिक स्तर बस सामान्य था, लेकिन मेरी मम्मी पापा एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे। मेरी मम्मी आंटी को बताया करती थी कि उन्होंने दीदी की शादी के लिए जेवर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जब मम्मी पापा जिंदा थे तब आरती आंटी हमारे घर बहुत आती जाती थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद उन्होंने हमारी ज़्यादा परवाह नहीं की। मेरी दीदी का रिश्ता अभी तय था, लेकिन मम्मी पापा की मौत के बाद ये समझ नहीं आ रहा कि शादी कैसे होगी। मैं तो वैसे भी हॉस्टल वापस आ गया और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। मेरे हॉस्टल का सारा खर्चा मेरी दीदी उठाती थी। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। फिर मैं जवान हो गया और मेरी दीदी की उम्र 30 साल की हो गई। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब मुझे स्थायी रूप से अपने घर वापस जाना था, क्योंकि मैं नौकरी करना चाहता था। मेरी दीदी ने अपनी उम्र का एक लंबा हिस्सा मेरी ज़िंदगी के नाम कर दिया था। उन्होंने मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी मुझ पर न्यौछावर कर दी थी। यही वजह थी कि उन्होंने शादी भी नहीं की थी। मम्मी के जितने भी गहने थे दीदी धीरे धीरे मेरी पढ़ाई पर खर्च कर चुकी थी, क्योंकि मेरी साल भर की फीस उनकी 1 महीने की सैलरी से भी ज़्यादा होती थी। इसके अलावा उन्हें अपना भी गुजारा करना होता था, इसलिए दीदी का ध्यान अपने गहनों पर जाता था। एक एक करके दीदी ने मेरी पढ़ाई के लिए अपना सारा गहना बेच दिया था। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और दीदी के पास आया तो देखा कि घर में ताला लगा हुआ था। दरअसल मेरी दीदी और मेरी फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। दीदी मुझसे बताती थी कि वे नौकरी कर रही हैं और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जॉब करती हैं। इसके बाद उन्हें रात 12 बजे दोबारा नाइट शिफ्ट के लिए जाना होता है। मैं रात के 1 बजे घर पहुंचा, क्योंकि मेरी ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। जब मैंने देखा कि घर में ताला लगा हुआ है तो मैं समझ गया कि दीदी अपनी ड्यूटी पर गई हुई है। मैंने दीदी को कॉल किया और कहा, दीदी मैं घर आ गया हूँ, प्लीज़ आप घर आ जाओ। दीदी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम आधे घंटे तक दरवाजे पर खड़े होकर मेरा इंतज़ार करो। रात के 1:30 बजे दीदी घर वापस आई। मैं दरवाजे पर खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था। दीदी मुझे देखते ही खुश हो गई और जल्दी से ताला खोल दिया। फिर हम दोनों भाई बहन घर के अंदर चले गए। घर को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने दीदी को बताया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब कल से मुझे नौकरी की तलाश करनी है। मेरी बात सुनकर दीदी थोड़ा हैरान हो गई। वे बोली, क्या तुम्हें इस शहर में रहकर नौकरी करनी है? मैंने जवाब दिया, जी हाँ, क्या आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा? इस पर दीदी बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं करनी चाहिए। मैंने पूछा, क्यों दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? दीदी बोली, क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम जिस शहर में पढ़ाई करते थे वहीं नौकरी ढूंढो। मैंने कहा, अगर मैं यहाँ नौकरी कर लूँगा तो क्या हो जाएगा? दीदी बोली, यहाँ तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने हंसते हुए कहा, अरे दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं। मैं कोशिश करूँगा। मेरे यहाँ के जितने भी दोस्त थे, मैंने उन सभी से कहा कि वे मेरे लिए कोई अच्छी नौकरी का बंदोबस्त करें। मेरे एक दोस्त का तो मुझे कॉल भी आ गया था। उसने कहा था कि वह मुझे सुबह मिलेगा। मेरी बात सुनकर दीदी थोड़ा परेशान हो गई। न जाने क्यों उन्हें मेरा यहाँ आना ज़्यादा पसंद नहीं आया। जब भी मैं यहाँ आता तो दीदी कहती, तुम रात को ही घर आया करो। मैं कहता, दीदी मुझे घर आते आते देर हो जाती है और आप भी ड्यूटी पर होती हो। तो दीदी कहती हैं, कोई बात नहीं, तुम जैसे ही पहुँचो मुझे कॉल कर दिया करो।
न जाने दीदी नाइट शिफ्ट क्यों करती थी, जबकि दिन में भी वे नौकरी पर जाती थी। अब जब मैं यहाँ आ गया तो मैंने दीदी से कहा, अब आपको जॉब करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आपने बहुत नौकरी कर ली, अब आपका भाई बड़ा हो गया है और अब मुझे नौकरी करनी है। जॉब का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं खूब पैसा कमाकर अपना खुद का बिजनेस सेट करूँगा। मैं मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन दीदी बोली, मैं अभी नौकरी नहीं छोड़ सकती, इतने लंबे समय से नौकरी कर रही हूँ, अचानक नौकरी छोड़ दूंगी तो कंपनी के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों बाद नौकरी छोड़ूं। दीदी की इस बात पर मैं राजी हो गया, लेकिन मैंने उनसे कहा, अब मुझे आरती आंटी से भी बात करनी है, आखिर वे आपकी शादी कब करेंगी। मेरी बात सुनकर दीदी के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। उन्होंने कहा, शादी भी हो जाएगी, तुम इसकी फिक्र मत करो। लेकिन मैंने कहा, आरती आंटी को आपकी शादी टालते हुए काफ़ी समय हो गया है। पहले मम्मी पापा के सामने तो वे चाहती थी कि आज के होते कल ही शादी हो जाए, लेकिन जब से मम्मी पापा की मौत हुई उन्होंने आपकी शादी का नाम ही नहीं लिया। और फिर मेरी पढ़ाई पूरी करवाने के चक्कर में आपकी उम्र भी बढ़ गई है। लेकिन आप फिक्र मत करो दीदी, मैं आपकी और विराज भैया की शादी धूमधाम से करवाऊंगा। विराज भैया को देखे हुए मुझे काफ़ी समय हो गया था। मैंने उसे बचपन में देखा था, जब मम्मी पापा के सामने दीदी और विराज भैया का रिश्ता पक्का हुआ था। आरती आंटी ने दीदी और विराज भैया की एंगेजमेंट भी करवा दी थी, मगर अब उन्हें न जाने क्या हो गया था, वे शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। और फिर मम्मी पापा के मरने के बाद दीदी ने भी शादी टाल दी थी। उन्होंने अपनी सास से कहा था कि अब उनके ऊपर उनके भाई की जिम्मेदारी आ गई है, अगर वे शादी कर लेगी तो उनके भाई का ध्यान कौन रखेगा। बस तब से ही आरती आंटी को बहाना मिल गया था और अब वे शादी की बात तक नहीं कर रही थी। उन्हें हमारे घर आए हुए भी काफ़ी समय हो गया था। अब तो सुना था कि वे दूसरे शहर में रहने लगी हैं। अगले दिन मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए गया। वहाँ मेरी काबिलियत को देखते हुए मुझे जल्दी ही नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश हुआ और सोचा कि सबसे पहले ये खबर दीदी को जाकर सुनाऊं। लेकिन जैसे ही मैं घर आया तो देखा कि दीदी अपनी जॉब पर जा चुकी थी। मैं शाम के 5 बजने का इंतज़ार करने लगा। जब दीदी घर आई तो मैंने उनसे बात की और उन्हें ये खबर सुनाई। दीदी बहुत खुश हुई। फिर उसके बाद उन्होंने खाना बनाया और हम दोनों भाई बहन ने साथ बैठकर खाना खाया। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया। जब मैं अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो मेरे सामने एक अजीब बात आई। हम 3 दोस्त थे। जब भी मैं यहाँ आता तो अपने उन तीनों दोस्तों से ज़रूर मिलता था। मेरे 2 दोस्त तो पहले ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन एक दोस्त अभी आया ही नहीं था। उसे कॉल करके बुलाया गया तो थोड़ी देर बाद वह आ गया। जैसे ही वह आया उसने मेरे दोनों दोस्तों से कहा, अरे तुम इसके साथ कहाँ घूमने जा रहे हो। मैंने कहा, हम सब लोग एक साथ चलेंगे हमारे शहर के मशहूर ढाबे की मैगी खाने। मेरी बात सुनकर उसने अपना मुंह बिगाड़ लिया और बाकी दोस्तों से भी कहने लगा, क्या तुम इसकी सच्चाई जानते हो फिर भी इसके साथ घूमने जा रहे हो। उसकी बात सुनकर मेरे दोनों दोस्त की आंखें झुक गई। मैं चौंक गया और पूछा, कैसी सच्चाई। तो वे दोनों लड़के कहने लगे, ये सही कह रहा है लकी, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते हैं। मैंने पूछा, क्या हो गया है तुम लोगों को। तो मेरा दोस्त कहने लगा, ये बात तो तुम अपनी बहन से जाकर पूछो। हम ऐसे लड़के के साथ दोस्ती नहीं करना चाहते जिसकी बहन इतनी बिगड़ी हुई हो। हम शरीफ माता पिता के बेटे हैं। ये कहकर वे तीनों वहाँ से चले गए और मैं भी वहीं हैरानी से खड़ा रह गया। मैं सोचने लगा कि ये लोग मेरी दीदी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं घर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दीदी अपने जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने नोटिस किया कि जब भी दीदी अपनी नाइट ड्यूटी पर जाती थी तो अच्छे से कपड़े पहनकर और खूब मेकअप करके जाती थी। मैं दीदी को बड़े गौर से देख रहा था। मैं जानता था कि वे ड्यूटी पर जा रही हैं, लेकिन फिर भी मैंने पूछा, दीदी आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो। दीदी हंसते हुए कहने लगी, तुम्हें पता नहीं है कि मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ, बस वहीं जा रही हूँ। मैंने कहा, लेकिन आपको इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत है। तो दीदी कहने लगी, तैयार होकर जाना पड़ता है, तुम जानते हो ना कि मैं
कितनी बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। फिर मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं नहीं चाहता कि अब आप नौकरी करें, मेरी नौकरी लग गई है, अब आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। दीदी पलटकर मुस्कुराई और कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि एकदम से नौकरी नहीं छोड़ सकती। मैं पहले ऑफिस में बात करूंगी, उसके बाद ही नौकरी छोड़ूंगी। मैंने पूछा, तो फिर आप कब तक बात करेंगी दीदी? तो वह कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द ऑफिस के बॉस से बात करूंगी कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी। अब मेरा भाई इस काबिल हो गया है कि वह सब कुछ संभाल लेगा। दीदी की बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई। वे घर से निकल गए, लेकिन मैं बहुत परेशान था। अपने दोस्त की बात को लेकर सोच रहा था कि वे लोग मेरी दीदी को गलत क्यों कह रहे थे। फिर मैंने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और सोचा कि मुझे सो जाना चाहिए। सुबह मुझे जल्दी उठकर जॉब पर भी जाना था। पहले ही दिन अगर लेट जाता तो सही नहीं रहता, इसलिए मैं सो गया। अब अगले ही दिन मैंने अपनी जॉब पर जाना शुरू कर दिया। वहाँ के बॉस मुझसे पहले ही दिन बहुत इम्प्रेस हो गए थे। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मेरे मोहल्ले के दोस्त ने मुझसे फ्रेंडशिप ख़त्म कर दी थी। वे लोग मुझसे आते जाते कभी मिल भी जाते थे तो कोई बात नहीं करते थे। सब कुछ पहले की तरह चल रहा था। फिर मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई, उसका नाम श्रेया था। श्रेया से मेरी मुलाकात ऑफिस में हुई थी। वह वहाँ नई नई नौकरी करने के लिए आई थी और मैं भी अभी नया ही था। हम दोनों अच्छी खासी दोस्ती हो गई। एक दिन उसने मुझसे बताया कि पहले वह इसी शहर में रहा करती थी, लेकिन अब वह अपनी माँ के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई हैं। उसका भाई अभी भी यहाँ नौकरी करता है। उसने बताया, मेरे भैया कुछ दिनों से अपने काम के सिलसिले में विदेश गए हुए हैं, इसलिए मैं अपने पुराने वाले घर में अकेली रहती हूँ। मेरी माँ भी मेरे साथ नहीं है। उसने आगे कहा, मेरे भैया का रिश्ता पक्का हो चुका है। भैया और भाभी की उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन मेरी मम्मी फिर भी उनकी शादी नहीं करवाना चाहती। मेरे होने वाली भाभी ने मम्मी पापा मर चुके हैं, इसलिए मम्मी अब भैया की शादी उस लड़की से नहीं करवाना चाहती। लेकिन भैया की जिद है कि वे उसी लड़की से शादी करेंगे। पिछले 5 सालों से भैया ने अपनी शादी की कोई जिद नहीं की और वे यहाँ पर खामोशी से नौकरी कर रहे हैं। मम्मी तो उन्हें बुलाती हैं कि हमारे साथ आकर रहने लगो, मगर भैया इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं यहीं पर ठीक हूँ। जब से मैं यहाँ जॉब करने के लिए आई हूँ, तब से मेरे भैया मेरी मुलाकात भी नहीं हुई है। वैसे तो हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। भैया यहाँ नौकरी करते हैं तो अच्छे खासे पैसे हमें घर भेज देते हैं, लेकिन मैं भी जॉब करना चाहती थी। जॉब करना मेरा शौक़ है। मैं अपने शौक़ पूरा करना चाहती थी, इसलिए इसी शहर में आई हूँ। फिर मैंने भी श्रेया को अपने बारे में बताया। मेरी भी एक बड़ी बहन है। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद उन्होंने मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। मेरी दीदी की कहानी भी कुछ तुम्हारे भैया के जैसी ही है। मेरी दीदी की सास भी उनका रिश्ता नहीं करना चाहती। न जाने अब उन्हें क्या हो गया है। मुझे तो लगता है कि वह बहुत लालची औरत है। जब उन्होंने देखा कि हमारे घर के हालात अच्छे हैं, तब उन्होंने फ़ौरन ही मेरी दीदी का रिश्ता मेरी मम्मी से मांग लिया। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि हम दोनों भाई बहन मिलकर जॉब करते हैं, तो वे मेरी बहन को अपनाना नहीं चाहती। श्रेया और मेरे बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा। हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। एक दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन अचानक श्रेया की मेरे पास कॉल आई। वह कहने लगी, लकी, मेरी मम्मी मेरी शादी करवाना चाहती हैं। मैंने कहा, तो फिर तुम शादी से इनकार कर दो। तुम कह दो कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती। वैसे भी तुम्हारी मम्मी को पहले अपने बेटे की शादी करनी चाहिए। तो वह कहने लगी, नहीं, मम्मी ने साफ कह दिया है कि यह भैया की शादी उस लड़की से नहीं करेंगी। उन्हें डर है कि कहीं मेरी उम्र न निकल जाए, इसलिए वे जल्दी से जल्दी मेरी शादी करवाना चाहती हैं। तुम प्लीज़ अपनी दीदी से बात करो। मैंने कहा, लेकिन मैं तुमसे इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले मैं अपनी दीदी की शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी खातिर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी, इसीलिए मैं पहले उनका घर बसता हुआ देखना चाहता हूँ। श्रेया ने कहने लगी, इस तरह तो मेरी शादी हो जाएगी। तुम अपनी दीदी से बात तो करके देखो और उनकी जल्द से जल्द शादी करवाओ।
मैं भी अपनी मम्मी से तुम्हारे बारे में बात करके देखती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैं ऑफिस से घर पहुँचा तो दीदी भी घर आ चुकी थी। मैंने उनसे बात की और कहा, दीदी अब आपको ये नौकरी छोड़नी होगी और मुझे बताइए कि आरती आंटी कहाँ रहती हैं। मैं आपकी शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने अचानक हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हो? मैंने कहा, इसका क्या मतलब है कि मैं शादी क्यों करवाना चाहता हूँ? आपका रिश्ता मम्मी पापा अपने हाथों से तय करके गए थे और वैसे भी आपकी शादी की उम्र निकल चुकी है। आखिर आपकी शादी कब होगी? दीदी कहने लगी, हो जाएगी, लेकिन तुम्हें किस बात की जल्दी हो रही है? और मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मैंने कहा, दीदी मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। उसकी मम्मी उसका रिश्ता किसी और के साथ करवा रही हैं, लेकिन अपनी शादी से पहले मैं आपका घर बसता हुआ देखना चाहता हूँ। दीदी कहने लगी, अच्छा तो ये बात है, तुम मुझे उस लड़की और उसकी माँ से मिलवाओ, मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगी। तुम मेरी शादी की फिक्र मत करो, मैं पहले भी तुम्हारे बिना रहती थी, अब भी रह लूँगी। मैंने कहा, नहीं दीदी, इस तरह तो आप सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहोगी। मेरी बात सुनो, आप आरती आंटी से बात करवाओ, अपने मोबाइल से उन्हें कॉल लगा कर दो। दीदी कहने लगी, ये रहा मेरा मोबाइल, लो तुम खुद उन्हें कॉल कर लो। मैंने दीदी का मोबाइल लिया और आरती आंटी को डायल किया, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने कहा, नंबर तो बंद आ रहा है। तो दीदी कहने लगी, उन्हें अपने बेटे की शादी मेरे साथ नहीं करवानी, इसलिए उन्होंने काफ़ी समय से अपना नंबर स्विच ऑफ करके रखा है ताकि मैं उन्हें कॉल न कर सकूं। अब मेरी दीदी को भूल जाओ, मैं खुश हूँ, अपनी नौकरी कर रही हूँ और अपने पैरों पर खड़ी हूँ, इसलिए अपना गुजारा आसानी से कर सकती हूँ। मेरी शादी भी हो जाएगी, तुम इसकी परवाह मत करो। फिर दीदी कहने लगी, वैसे वह लड़की कौन है? जरा मुझे भी उसकी फ़ोटो दिखाओ, मैं भी तो देखूँ मेरे भाई ने किस लड़की को पसंद किया है। मैं अपने मोबाइल में दीदी को सरिया की फ़ोटो दिखाने ही जा रहा था कि तभी अचानक मेरे बॉस की कॉल आ गई। मैं उनसे बात करने के लिए घर से बाहर निकल गया, क्योंकि घर के अंदर मुझे बॉस की आवाज़ सही सुनाई नहीं दे रही थी। मैं अभी बॉस से बात कर ही रहा था कि हमारे पड़ोस के कुछ लोग मुझे घूर घूर कर देखने लगे। मैं हैरान होकर उनके करीब गया और कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप मुझे इतनी अजीब नज़रों से क्यों देख रहे हैं? तो वह आदमी कहने लगा, कुछ नहीं, बस ये देख रहा हूँ कि भाई तो इतना शरीफ है और बहन छी छी न जाने कैसे काम करती हैं। मैंने गुस्से में कहा, आपका क्या मतलब है मेरी दीदी से? तो वह आदमी कहने लगा, अरे सारा मोहल्ला तुम्हारी बहन की सच्चाई जानता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि वह सज संवर कर रात को न जाने कहाँ जाती हैं? जरूर कोई गलत काम करती होगी, तभी तो इतनी उम्र हो जाने के बाद भी शादी नहीं कर रही। वह आदमी यह कहकर अपने घर के अंदर चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले भी मेरे दोस्त मेरी दीदी के बारे में ऐसी बातें कर चुके थे। इसका मतलब यह था कि मेरी दीदी के बारे में मोहल्ले में कोई गलत धारणा बनी हुई थी। मुझे गुस्से में घर के अंदर नहीं जाना था, इसलिए मैं दुकान से सिगरेट लेने चला गया। आज पहली बार मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। रात के समय जब मैं घर वापस आया तो दीदी अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने दीदी से कहा, आज आप ड्यूटी पर नहीं जाओगी। मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, क्या हो गया है, बड़े गुस्से में लग रहे हो, और मैं तुम्हारे खाने का कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, तुम नहीं आए। मैंने तुम्हें कितनी सारी कॉल की, लेकिन तुमने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है और अब से आप ड्यूटी पर नहीं जाओगी, बस घर में रहो। मुझे बताओ आरती आंटी कहाँ रहती हैं? कल मैं वहाँ जाकर उनसे आपके रिश्ते की फाइनल बात करके आऊँगा। अगर वे अपने बेटे की शादी आपके साथ करवाना चाहती है तो ठीक है, वरना मैं आपके लिए कहीं और रिश्ता तलाश करूँगा। मेरी बात सुनकर दीदी गुस्से में कहने लगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ना तो मैं अभी जॉब छोड़ सकती हूँ और ना ही मुझे अभी शादी करनी है। हो जाएगी मेरी शादी भी। तुम्हें शादी करनी है तो तुम मेरी मुलाकात उस लड़की से करवा दो, मैं खुद तुम्हारी शादी करवा दूंगी, मगर मेरे पीछे मत पड़ो प्लीज़। मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं कुछ नहीं जानता, आज से आप नौकरी पर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी,
अगर आपने ऐसा करने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। आप नहीं जानती कि आपकी वजह से मुझे लोगों से कितनी गलत बातें सुननी पड़ती हैं। इसका मतलब ये है कि लोग सच ही कहते हैं कि आप कोई गलत काम करती हैं। मेरे दोस्त तक आपकी वजह से मुझसे दूर हो गए। दीदी चौंकते हुए कहने लगी, क्या? मैंने तुम्हारे दोस्तों से तो कभी कुछ नहीं कहा। मेरी वजह से वह तुमसे दूर कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा, आप कोई गलत काम करती हैं। मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि मोहल्ले वाले भी यही कहते हैं। दीदी रोते हुए कहने लगी, नहीं नहीं लकी, तुम्हें किसी ने गलत बताया है। मैं कोई गलत काम नहीं करती। मेरी बात का विश्वास करो। मोहल्ले वाले या तुम्हारे दोस्त मुझे इसलिए बुरा कहते होंगे क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, और जब कोई जवान लड़की रात के वक्त घर से बाहर काम करने के लिए जाए और सुबह वापस आए तो लोग यही समझेंगे कि वह कोई गलत काम करके आ रही हैं। लेकिन कोई हमारी मजबूरी को तो नहीं जानता ना। यही वजह है कि लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं कोई गलत काम नहीं करती। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात पर भरोसा कर लूँगा, लेकिन आपको ये नौकरी छोड़नी होगी। आप क्या काम करती हैं ये तो आप ही जानती होगी। दीदी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि वे इतनी जल्दी नौकरी नहीं छोड़ सकती। मुझे दीदी पर गुस्सा आ गया और मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर आपको अपने भाई से ज़्यादा अपनी नौकरी प्यारी है, तो मैं इस घर से जा रहा हूँ। फिर आप यहाँ जैसे पहले अकेली रहती थी वैसे ही रहो। मुझ में अब लोगों की बातें सुनने की क्षमता नहीं है। मैं गुस्से से घर से बाहर निकल आया। दीदी मुझे रोकती रह गई, मगर मैंने उनकी एक न सुनी। सारी रात घर से बाहर इधर उधर टहलता रहा। दीदी ने मुझे बहुत कॉल की और कहा, प्लीज़ घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मुझे अपनी दीदी को परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए सुबह होते ही मैं घर चला गया। जैसे ही मैं घर पहुँचा तो देखा दीदी की हालत बहुत बुरी हो रही थी। वे रो रो कर बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया, लकी, मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करती, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि 1 हफ्ते के बाद ये नौकरी छोड़ दूंगी। मैंने दीदी की बात मान ली। उधर आरती आंटी का नंबर नहीं लग रहा था और न ही उनके बारे में मुझे कुछ पता था कि वे कहाँ रहती हैं। विराज भैया के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता था। इस बीच सरिया बार बार मुझे कॉल करके कह रही थी, प्लीज़ अपनी दीदी और मेरी मम्मी की आपस में बात करवा दो। उसने कहा, मेरी मम्मी कल रात की ट्रेन से मेरे पास आ गई हैं। मैंने मम्मी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मम्मी तुमसे और तुम्हारी बहन से मिलना चाहती हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं अपनी दीदी से बात करता हूँ। अब न तो रिवाज भैया और न ही आरती आंटी का कुछ पता चल रहा है, लेकिन मैं सरिया को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था क्योंकि उससे बहुत प्यार करता था। दीदी तो वैसे भी सरिया को अपनाने के लिए तैयार थी। उन्होंने कह दिया था, मैं उसकी माँ से बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम उन्हें यहाँ बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो। उस दिन मैंने और दीदी ने दोनों ने ही ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। सरिया भी अपनी मम्मी के साथ हमारे घर पर आने वाली थी। दोपहर 2 बजे वे दोनों आने वाली थी। मैंने उनके नाश्ते पानी का अच्छी तरह से इंतजाम किया था। दीदी ने भी घर की सफाई अच्छे से कर ली थी। अब हम दोनों को सरिया और उसकी मम्मी के आने का इंतज़ार था। मैंने सरिया को अपने घर की लोकेशन भेज दी थी। आधे घंटे बाद वे लोग हमारे घर पर आ गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि सरिया के साथ जो औरत थी वह कोई और नहीं बल्कि आरती आंटी थी। वे हमारे घर के चारों ओर देखती हुई अंदर दाखिल हुई। दीदी और मैं आरती आंटी और सरिया को देखकर हैरान रह गए थे। कुछ ऐसा ही हाल आरती आंटी और सरिया का भी था। वे दोनों भी हमें हैरानी से देख रही थी। आरती आंटी ने सरिया से कहा, क्या तुम इस घर में शादी करना चाहती हो? फिर वे अचानक मेरी दीदी की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, ओहो, तो अब मैं समझी, तुम्हारी दाल मेरे यहाँ नहीं गली तो तुमने मेरी बेटी को ही अपने भाई से फंसवा दिया। दीदी ने शांत स्वर में कहा, आंटी आप एक बार बैठिए, पहले बैठकर बात करते हैं। आरती आंटी गुस्से में कहने लगी, अरे मैं तो इस घर का एक गिलास पानी भी पीना पसंद नहीं करती। मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी दोस्त की वजह से आती थी। मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे साथ पक्का कर दिया था। फिर वे दीदी की तरफ देखकर कहने लगी,
मगर अब मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ कर कर उस गलती को अंजाम नहीं देना चाहती। मैं अपनी तरफ से ये रिश्ता पहले ही ख़त्म कर चुकी हूँ। अब मैं दोबारा से वही गलती नहीं करना चाहती। मैंने गुस्से में कहा, तो फिर आपने अपने बेटे का रिश्ता मेरी दीदी के साथ फिक्स क्यों किया था? आपकी वजह से मेरी दीदी न जाने कब से कुंवारी बैठी हुई हैं। आरती आंटी कहने लगी, अच्छा तो फिर कर क्यों नहीं देते अपनी बहन की शादी? मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरा बेटा इसका पीछा छोड़ दे, लेकिन मेरा बेटा भी जिद लगाए बैठा है कि शादी करेगा तो इससे करेगा। मगर मैंने भी फैसला कर लिया है कि भले ही वह सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहे, लेकिन मैं उसकी शादी यहाँ नहीं होने दूंगी। विराज मेरा इकलौता बेटा है। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे माता पिता के मरने के बाद तुम लोगों के हालात इतने खराब हो जाएंगे। मेरा एक ही बेटा है और मैं उसकी शादी में अपने सारे अरमान पूरा करना चाहती हूँ। खाली हाथ तो मैं इसे अपने घर की बहू नहीं बना सकती। मेरी तमन्ना थी कि मैं अपने बेटे की शादी किसी ऊंचे परिवार की खूबसूरत लड़की से करूं, लेकिन इसने तो मेहनत करके अपनी खूबसूरती ही बेकार कर ली। अब तो तुम लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं है। नीति की माँ ने तो इसकी शादी के लिए ढेर सारा जेवर इकट्ठा करके रखा था, लेकिन वह सब भी इसने तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च कर दिया। अगर वह सब होता तो भी मैं इसे अपने घर की बहू बना लेती, मगर नहीं। मैं अब इसे अपने घर की बहू नहीं बना सकती और न ही अपनी बेटी को इस घर में देना चाहती हूँ। आरती आंटी की बातें सुनकर मेरी बहन जोर जोर से रोने लगी। सरिया भी रो रही थी। मैंने आंटी से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो हम भी आपके घर रिश्ता नहीं करना चाहते। आप देखना मैं अपनी बहन की शादी कितनी धूमधाम से करूँगा। फिर मैंने सरिया से कहा, तुम्हारी माँ बहुत लालची औरत है, हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। अब मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारी माँ की वजह से मेरी बहन की इतनी उम्र हो गई। वह तुम्हारे भाई से इतना प्यार करती हैं कि किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन तुम्हारी माँ को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सरिया हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज़ लकी, मुझे इन सब की सज़ा मत दो। आरती आंटी ने गुस्से से सरिया से कहा, चलो और खामोशी से यहाँ से चलो। फिर उन्होंने गुस्से में कहा, मुझे ये नहीं पता था कि तुम इस मोहल्ले में आई हो तो मुझे इस घर में लेकर आ जाओगी। मैं तो समझ रही थी शायद तुम्हें इसी मोहल्ले का कोई और लड़का पसंद आया गया होगा। मैं ये नहीं जानती थी कि जिस घर की लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बनाना चाहती, तुम उसी घर के लड़के से शादी करना चाहती हो। इसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती सरिया का हाथ पकड़कर उसे हमारे घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन हम दोनों भाई बहन बहुत फूट फूट कर रोए। हमें अपने मम्मी पापा बहुत याद आ रहे थे। अगर वे जिंदा होते तो शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। रोते रोते रात हो गई। फिर दोनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। सरिया की मुझे बार बार कॉल आ रही थी, लेकिन मैंने उसके कॉल से तंग आकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इसी तरह रात के 12 बज गए। मैंने देखा कि दीदी तैयार होने लगी थी और नौकरी पर जाने वाली थी। मैंने कहा, दीदी आप फिर से नौकरी पर जा रहे हो? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि आप अब ड्यूटी पर नहीं जाओगी। अगर आपको नौकरी करनी ही है तो दिन की करनी पड़ेगी, रात की ड्यूटी के मैं सख्त खिलाफ हूँ। दीदी कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ कि मेरा भाई अब इस काबिल हो गया है कि वह मेरा और खुद का गुजारा आराम से कर सकता है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं ये नौकरी छोड़ दूँगी। मैं दिन की भी और रात की भी दोनों टाइम की नौकरी छोड़ दूँगी। मगर मुझे आज जाने दो प्लीज़। मैं ये समझ लूँगी कि आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन है। उसके बाद जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। दीदी की बातें सुनकर मैंने कह दिया, अच्छा ठीक है, आज आपका आखिरी दिन है, आप जा सकती हैं। मैं अब आपसे कुछ नहीं कहूँगा। दीदी ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकल चुकी थी, लेकिन आज मैं ये देखना चाहता था कि आखिर दीदी ऐसा कौन सा काम करती हैं, क्योंकि जब भी मैंने दीदी से पूछा तो वे यही कहती थी कि वे नौकरी जरूर करती हैं मगर कोई गलत काम नहीं करती। लेकिन लोगों का कहना था कि मेरी दीदी गलत काम करती हैं। आज इस सच्चाई को जानने के लिए मैं भी दीदी के पीछे पीछे निकल पड़ा। इस समय रात के पूरे 12 बज चुके थे। दीदी घर से निकल चुकी थी और मैं उनके पीछे पीछे था। मैंने उन्हें ये एहसास तक नहीं होने दिया कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। दीदी काफ़ी दूर तक चलते हुए
आई थी। फिर वे एक बड़े से घर के अंदर चली गई। मैं भी धीरे धीरे उस घर के अंदर चला गया। वह बहुत बड़ा घर था। वहाँ पर एक नौकरानी थी जो घर के काम कर रही थी। जैसे ही उसने दीदी को देखा तो उसने कहा, आइए मालकिन, मालिक आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं छिपकर खड़ा हो गया था। ना तो दीदी ने मुझे देखा और ना ही नौकरानी ने। मैंने देखा कि दीदी एक कमरे के अंदर चली गई थी और मैं उसी कमरे के बाहर खड़ा था। वहाँ बिस्तर पर एक बीमार आदमी लेटा हुआ था। मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था। दीदी ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, दवाई दी और फिर उससे कहने लगी, आज मैं यहाँ तुम्हारे पास आखिरी बार आई हूँ क्योंकि लकी मुझे गलत समझता है। मैंने उससे वादा किया है कि आज मैं आखिरी बार अपनी नौकरी पर जा रही हूँ। आज तुम्हारी मम्मी और बहन भी हमारे घर आई थी। लकी किसी और को पसंद नहीं करता बल्कि सरिया को ही पसंद करता है, मगर तुम्हारी मम्मी हम दोनों भाई बहनों को बहुत सारी बातें सुना गई हैं। वह मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी ख़त्म कर गई हैं। यहाँ तक कि उन्होंने लकी और सरिया के रिश्ते से भी साफ इनकार कर दिया। आज हम दोनों भाई बहन बहुत रोए, सिर्फ तुम्हारी मम्मी की वजह से। लेकिन ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई कि वह इंसान कोई और नहीं बल्कि विराज भैया थे। विराज भैया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। आखिर उन्हें ऐसा क्या हुआ था और मेरी दीदी उनके पास यहाँ क्यों आई थी? अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी। मुझे तो सरिया ने बताया था कि उसका भाई कुछ समय के लिए विदेश गया हुआ है, तो फिर वह ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रहा है? विराज भैया दीदी की बात सुनकर कहने लगे, बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद खुद माँ से बात करूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ लालची औरत है। जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो खुद अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दूँगा। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों का कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरी दीदी रो रही थी और विराज भैया उन्हें समझा रहे थे। अगर तुम्हारा भाई यही चाहता है तो तुम कल से यहाँ मत आना, लेकिन तुम्हें मेरी जगह नौकरी करनी होगी, वरना मेरे हाथ से नौकरी चली जाएगी। तुमने मेरी नौकरी संभाल रखी है। मेरे पैसों से तुम अपना भी खर्च चलाती हो और मेरे घर भी पैसे भेजती हो। इतनी मेहनत करती हो और इस समय मेरा इलाज भी चल रहा है। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता। मेरी वजह से तुमने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, दिन रात मेहनत की। लोगों को लगता है कि तुम गलत काम करती हो, लेकिन पहले तुम नाइट ड्यूटी ऑफिस में करती थी, अब तुम मेरी सेवा करने के लिए यहाँ आ जाती हो। मेरे लिए तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं जैसे ही ठीक हो जाऊँगा सब कुछ ठीक कर दूँगा। फिर किसी की मजाल नहीं कि कोई तुम्हें कुछ भी कह सके। विराज भैया की बातें सुनकर दीदी फूट फूट कर रोने लगी। उधर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं अपनी बहन को कितना गलत समझता था। आज मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई थी। मैं उल्टे कदमों से वापस अपने घर आ गया। मुझे उन दोनों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जो मेरी दीदी को गलत समझ रहे थे। ये बात सही है कि लोग अकेली जवान लड़की पर इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि अगर वह आधी रात को घर से निकल रही हैं तो उसकी कोई बड़ी मजबूरी हो सकती है। हर लड़की रात के अंधेरे में गलत काम करने के लिए नहीं निकलती। कुछ मेरी बहन की तरह मजबूर भी होती हैं। मैं घर आया तो सारी रात नींद नहीं आई। सुबह 6 बजे मैं अपनी दीदी के आने का इंतज़ार कर रहा था। दीदी अपने तय समय पर घर आ गई। जैसे ही वह घर आई मैंने उन्हें गले से लगा लिया और कहने लगा, दीदी मुझे माफ़ कर दो। मेरी बात सुनकर दीदी ने कहा, क्या हुआ, तुम सोए नहीं हो? मुझे लगा कि तुम सो रहे होंगे। मैंने कहा, दीदी मैं रात को आपका पीछा करते हुए गया था और मैं सारी सच्चाई जान चुका हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैंने कई बार आपके साथ बदतमीजी की है, लेकिन अगर आप मुझे ये सब पहले ही बता देती तो शायद मैं आपको कभी गलत नहीं समझता। दीदी कहने लगी, मैं तुम्हें ये सब कैसे बताती? विराज का एक्सीडेंट हो गया था और उसे बहुत चोट आई थी। जब तुम यहाँ आए तो मैंने सोचा भी था कि तुम्हें सब बता दूं, लेकिन ये सोचकर नहीं बताया कि तुम मुझे गलत समझोगे, और फिर वैसा ही हुआ। तुम दूसरों की बातों में आकर मुझे गलत समझने लगे थे। इसलिए मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी कि मैं गलत नहीं हूँ और ना ही कोई गलत काम करती हूँ। आरती आंटी ने विराज से साफ मना कर दिया था कि वह उसकी शादी मेरे साथ नहीं करवाएगी, क्योंकि अब हम लोग पहले की तरह खाते पीते लोग नहीं रहे। विराज जिस कंपनी में नौकरी करता था वहाँ उसे असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया था।
वहाँ उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद कुछ समय बाद ही आरती आंटी ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई, लेकिन विराज फिर भी यहीं नौकरी करता था। वह हर बार आंटी से यही कहता था कि मेरी और नीति की शादी कब करवाओगी, मगर आरती आंटी कहती थी अब हम लोग उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। उन्होंने अपनी बेटी को भी पाला और उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। विराज ने अब जिद पकड़ रखी कि मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा, तो उसने अपनी माँ से दूर रहकर यहाँ नौकरी करना शुरू कर दी। इस तरह वह मुझसे भी मिलता रहा। मैं भी विराज की ही कंपनी में एक छोटी सी पोस्ट पर नौकरी करती थी। विराज अपनी सैलरी में से कुछ पैसे मुझे भी दे दिया करता था। मैं उन्हीं पैसों से तुम्हारी फीस भरती थी। इससे पहले मैंने अपने गहने बेचकर भी तुम्हारी पढ़ाई करवाई थी। कई साल इसी तरह गुजर गए। आरती आंटी हमारी शादी करने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुस्से में विराज ने अपनी माँ और बहन से बिल्कुल रिश्ता तोड़ लिया था। वह उनसे मिलने तक नहीं जाता था, सिर्फ अपनी सैलरी भिजवा दिया करता था। मेरे पास मेरी सैलरी के थोड़े पैसे होते थे और थोड़े पैसे विराज दे दिया करता था, लेकिन उन पैसों से तुम्हारी पढ़ाई करवाना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने कंपनी में नाइट ड्यूटी शुरू कर दी। ऑफिस में जितना भी काम होता था मैं रात को जागकर करती थी। हमारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। विराज अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर वह नहीं मानी। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वह मुझसे चुपचाप शादी कर लेगा। इस तरह कोई भी हमें अलग नहीं कर सकेगा और हमारा रिश्ता भी जायज़ होगा। फिर हम दोनों दुनिया के सामने खुलकर एक दूसरे से मिल सकेंगे। मैंने तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि विराज ने मुझे मना कर दिया था। उसने कहा था कि जैसे ही वह अपना बिजनेस सेट कर देगा तब वह खुशी खुशी ये खबर अपनी माँ और तुम्हें भी बता देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विराज अपना बिजनेस सेट करने ही वाला था कि तुम्हारे आने से 2 महीने पहले उसका एक भयंकर कार एक्सीडेंट हो गया। ये इतना खतरनाक एक्सीडेंट था कि विराज बुरी तरह घायल हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कि विराज का खास ख्याल रखना पड़ेगा। विराज ने कहा था कि उसकी मम्मी और बहन उसके एक्सीडेंट की खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाएंगी। इसलिए उसने उन्हें ये बता दिया था कि वह इस समय कामकाज के सिलसिले में विदेश गया हुआ है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वह अपने घर नहीं गया, बल्कि अपने एक दोस्त के घर चला गया था, जहां उसने अपना ख्याल रखने के लिए एक नौकरानी रखी थी। सारा दिन नौकरानी विराज का ख्याल रखती थी, लेकिन रात को मैं उसका ख्याल रखने के लिए चली जाती थी। तब नौकरानी अपने घर चली जाती थी। दिन में उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरी जगह मेरी पोस्ट पर नौकरी करो, मैं ऑफिस से बात कर लूँगा। इस तरह तुम्हें मेरी जितनी भी सैलरी मिल जाएगी। मेरी सैलरी तुमसे कई गुना ज़्यादा है। तुम उसमें से अपने पैसे भी निकाल लेना और मेरी माँ को भी भेज देना। उसने कहा था कि अगर मैंने उसकी नौकरी नहीं की तो उसकी नौकरी किसी और के हवाले कर दी जाएगी। उसने ये भी कहा था कि जब वह ठीक हो जाएगा तो अपनी पोस्ट पर दोबारा जा सकेगा। मैंने विराज की जगह उसके ही ऑफिस में नौकरी करने की जिम्मेदारी ठान ली थी। मैं काबिल भी थी, इसलिए मुझे आसानी से विराज की जगह असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिल गई थी। इस तरह मैं अपना गुजारा कर रही थी और अपने पति का ख्याल भी रख रही थी। अभी तक आरती आंटी को ये नहीं पता था कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, और ना ही उन्हें ये मालूम था कि उनका बेटा बहुत लाचार है। भगवान की कृपा से विराज जल्दी से ठीक हो जाएगा। अब उसने सोच लिया है कि वह मुझे लेकर कहीं दूर चला जाएगा। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी सरिया से हो जाए, मगर आरती आंटी इस रिश्ते से साफ इनकार कर चुकी हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, दीदी आप फिक्र मत करो, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विराज भैया की सेवा मैं किया करूँगा और आप उनकी जगह ऑफिस में जाकर नौकरी करना। रात को मैं विराज भैया के पास चला जाया करूँगा। इस तरह हम दोनों भाई बहन ने मिलकर विराज को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। फिर विराज भैया और मेरी दीदी अपनी ज़िंदगी में खुश हो गए थे। विराज भैया ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी थी। उन्होंने इस बात पर बहुत गुस्सा किया, लेकिन एक दिन वह खुद ही अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गई और उन्होंने अपने किए की माफ़ी हम सबसे मांग ली। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सरिया मेरी मोहब्बत में पागल हो गई थी। जब उसे पता चला कि उसकी माँ ने
उसके भाई की भी शादी मेरी बहन से नहीं होने दी और इसी वजह से उन दोनों की शादी की उम्र भी निकल गई, तो उसे लगा कि उसकी माँ मुझे भी उससे अलग कर देगी। इस डर से सरिया ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आरती आंटी सरिया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह अपनी बेटी की जिद के आगे झुक गई। एक समय था जब उन्होंने अपने बेटे की जिद नहीं मानी थी, मगर बेटी ने ऐसा मोड़ ला दिया कि उन्हें बेटे की जिद माननी ही पड़ी। जब आरती आंटी को ये पता चला कि मेरी दीदी ने उनके बेटे का कितना ख्याल रखा, खुद मेहनत करके उसकी सैलरी हर महीने उन्हें भिजवाई और उनके बेटे की पूरी देखभाल की, तब उसके दिल में दीदी के लिए स्नेह उत्पन्न हो गया। इस तरह उन्होंने दीदी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर मेरी शादी सरिया से करवा दी। विराज भैया ने अपना अलग बिजनेस सेट कर लिया। जब वह नौकरी कर रहे थे तब भी उनकी सैलरी अच्छी खासी थी। वह जब अपनी सैलरी घर भेजते थे तो आरती आंटी को घमंड हो जाता था कि उनका बेटा बहुत पैसे कमाता है। इसी वजह से उन्होंने मेरी दीदी को पहले रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो गया। आरती आंटी को अपने किए पर पछतावा होता है। विराज भैया और दीदी अब बहुत खुश हैं और मैं भी अपनी पत्नी शेरिया के साथ बहुत खुश हूँ। इस तरह हम दोनों भाई बहन की जिंदगी अब बहुत खुशहाल हो गई है। आरती आंटी भी अब हम सबसे बहुत प्यार करने लगी हैं और पुरानी सारी बातें भूल चुकी हैं। लेकिन मुझे उन लोगों पर अफसोस होता है जिन्होंने मेरी दीदी को गलत इल्ज़ाम लगाए थे। हमें कभी भी सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। मेरी दीदी ये सब कुछ मजबूरी में कर रही थी, लेकिन लोग समझते थे कि वह गलत काम कर रही हैं। मुझे भी आज अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि जिस बहन ने सारी जिंदगी मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी पढ़ाई पूरी करवाने के लिए अपनी जवानी तक न्यौछावर कर दी, उसी बहन पर मैंने शक किया था। आज मैं एक कामयाब इंसान हूँ सिर्फ अपनी बहन की वजह से। मेरी मम्मी पापा ने जो सपना देखा था वह सिर्फ मेरी बहन की वजह से पूरा हो सका। भगवान सबको मेरी जैसी बहन दे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।